काली देवरानी पतंग वाली। अर्पिता एक बहुत बड़े अमीर घर से होती है। उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा था, पर रंग से वो काली थी। फिर दहेज देकर अर्पिता की शादी राहुल से हो जाती है और जेठानी कनिष्का उसका गृह प्रवेश करती है। आइए आइए काली देवरानी जी, आइए, ससुराल में आपका स्वागत है। शुक्रिया जेठानी जी। बहू, तुमने आकर मेरे परिवार को पूरा कर दिया। खैर, अंदर आओ, तुम दोनों की अंगूठी की रस्म बाकी है अभी। जी माँ जी। फिर अंदर जाकर राहुल और अर्पिता की अंगूठी की रस्म होती है। देवरानी जी, हारना मत, आपको ही जीतना है। मैं तो तुम दोनों के साथ हूँ, देखते हैं कौन जीतेगा, मेरी बहू या मेरा बेटा। देखना माँ जी, मैं ही जीतूंगी। अच्छा, वो तो अभी पता चल जाएगा। फिर दोनों दूध वाली परात में अंगूठी को ढूंढते हैं और अर्पिता उस अंगूठी को ढूंढकर बहुत खुश होती है। ये देखा माँ जी आपने, मैं जीत गई। ओफो देवर जी, ये आपने क्या किया? अब तो आप देवरानी जी से दब कर ही रहेंगे। अरे भाभी, ये सब बात की बातें हैं। वैसे भी मैं तो अपना दिल अर्पिता पर पहले ही हार गया हूँ। ऐसा क्या देख लिया आपने अपनी काली पत्नी में जो दिल हार गए? सॉरी देवर जी, मेरा वो मतलब नहीं था। पर देवरानी जी थोड़ी काली है और अमीर भी नहीं है, पढ़ी लिखी भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आता माँ जी, आपने ऐसा क्या देख लिया जो अर्पिता को अपने घर की बहू बना लिया? कम से कम मेरी जैसी गोरी बहू ले आती आप। बहू ऐसे नहीं बोलते। एक मिनट माँ जी। जिठानी जी, सिर्फ रंग ही तो काला है, पर यकीन मानिए दिल की बहुत अच्छी हूँ। और जहाँ तक पैसों की बात है तो 2 कंपनी को मैंने अकेले हैंडल किया है। 2 करोड़ की अकेली मालकिन हूँ। और पढ़ाई की बात करोगी आप, ग्रेजुएशन तो मैंने कब की कर ली थी, पीएचडी करके बैठी हूँ मैं। सो काइंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आप मुझे कम मत समझिए। या कुछ और भी पूछना है? नहीं, इस काली देवरानी की इतनी हिम्मत कि इसने मुझे ललकारा, मुझे नीचे दिखाने की कोशिश की। छोड़ूंगी नहीं मैं। अगर इस घर से बेघर न कर दिया मैंने तो मेरा नाम कनिष्का नहीं। ओहो, चलो चलो, बहुत देर हो गई, अब सब जाकर सो जाओ। फिर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और 2 दिन में अर्पिता घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है। घर के लोग उससे बहुत खुश थे, पर कनिष्का उससे पंगे लिया करती थी। 1 महीना बीत जाता है और 15 अगस्त की सुबह सुबह अर्पिता राहुल से कहती है, राहुल जी, आपको तो पता है ना, आज 15 अगस्त है। आज के दिन ना मैं बहुत पतंग उड़ाती हूँ और मैं एनजीओ भी जाती हूँ। क्या आप मेरे साथ चलेंगे बच्चों को पतंग और चीज बांटने? हाँ चलूंगा, तुम्हारे लिए तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ जाने मन। फिर दोनों पति पत्नी ढेर सारी रंग बिरंगी पतंग, चॉकलेट, तिरंगे और खाने की चीज लेकर गली मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चों को बांट देते हैं और फिर एनजीओ जाकर बच्चों को देते हैं। अरे शिवाय, तुम कैसे हो? देखो, मैं तुम्हारी पसंदीदा छोटे भीम की पतंग लेकर आई हूँ और फेवरेट चॉकलेट भी। थैंक यू दीदी, आप बहुत अच्छी हैं। हमेशा आप मेरे लिए लाती हैं। मैंने भी आपके लिए अपने हाथ से पतंग बनाई है, ये देखिए। अरे, पहले तुमने मेरा स्केच बनाया और इसी की पतंग बना दी। वेरी गुड। हाँ दीदी, इनसे आपकी शादी हुई है। हेलो भैया। हेलो बेटा, आप बहुत स्वीट हो। अर्पिता, हमें घर के लिए देर हो रही है। घर पर भी तो पतंग उड़ानी है ना? हाँ बिल्कुल। आप सभी को मेरे और राहुल की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हाँ, किसी को भी झंडे का अपमान मत करने देना, जमीन पर बिल्कुल नहीं गिरना चाहिए। ऐसा कहकर दोनों घर आ जाते हैं। फिर सब मिलकर छत पर पतंग उड़ाते हैं। आइए आइए काली देवरानी जी, मेरे साथ पेच लड़ा लीजिए, हो जाए 3-3 सेट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जेठानी जी, मैं इसमें बहुत माहिर हूँ। ये गई मेरी पतंग। ये देवरानी जी समझते क्या है खुद को, अभी बताती हूँ इसे। और फिर दोनों अपनी पतंग उड़ाते उड़ाते भी लड़ते हैं और 2 बार अर्पिता की पतंग कट जाती है। तो ये है काली देवरानी जी आपकी कला। 2 बार पतंग काट दी मैंने आपकी। कोई बात नहीं, अभी एक और सेट बाकी है और आप पक्का हारोगी। और फिर अर्पिता अपनी जेठानी की पतंग काट देती है, जिससे उसका मुंह फूल जाता है। दिन गुजरते हैं। एक दिन काली देवरानी अपने पति और माता पिता के साथ बाहर घूमने जाती है कि तभी कार दुर्घटना में उसका पति अपाहिज हो जाता है और माता पिता चल बसते हैं। इस बात से अर्पिता को बहुत गहरी चोट पहुंचती है। वहीं रेशमा रोज अपने अपाहिज बेटे को देखकर अर्पिता को कोसने लगती है। ऐसे ही एक शाम जब अर्पिता सास को चाय देती है तो वो चाय फेंक देती है। दूर हो जा, मुझे नहीं पीने तेरे हाथ की चाय, मनहूस कहीं की। तेरी वजह से मेरा बेटा आज अपाहिज है और अपने पैरों पर खड़ा नहीं है।
कितना लाचार महसूस करता है मेरा बेटा। तेरा ही प्लान था ना बाहर घूमने का। देख क्या हुआ, अपने माँ बाप को तो खा गई, मेरे बेटे को भी ले डूबी। माँ जी प्लीज प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कहिए। मैंने अपने माता पिता को खोया है, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी भला। और राहुल से तो मैं बहुत प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरा एक सही फैसला गलत हो जाएगा। चुप कर और चली जा यहाँ से। माँ ऐसा क्यों कहती हो? ये सब अर्पिता ने जानबूझकर थोड़ी ना किया है। विधि का विधान होता है, कभी भी कुछ भी घटित हो सकता है। चुप कर तू, इसकी जुबान मत बोल। फिर कनिष्का आग में घी डालने का काम करती है। धीरे धीरे घर में अपना कब्जा करने लगती है। अर्पिता के काम को बिगाड़कर रेशमा से उसे सुनवाती है और प्रॉपर्टी के कागज अपने नाम करके एक दिन हाथ पकड़कर घर से बाहर कर देती है। जेठानी जी, ये आप क्या कर रही हैं? हमारा सामान घर से बाहर क्यों कर रही हो? मेरा ऐसे हाथ पकड़ने का क्या मतलब है? अरे भैया जी, अपनी पत्नी के साथ खड़े हो जाइए। मैंने आप दोनों को इस घर से हमेशा के लिए निकाल दिया है। आप ऐसा नहीं कर सकते, इसमें माँ जी का हिस्सा है। कानूनी तौर पर कर सकती हूँ, मुझे पूरा पूरा हक है, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है। माँ जी से मैंने धोखे से साइन करवा लिया है और अब तुम दोनों को यहाँ से जाना पड़ेगा। 2 करोड़ की मालकिन हो ना, चलो अपना बिजनेस बाहर करो। भाभी आपने ठीक नहीं किया। माँ कुछ तो कहिए आप। माँ जी, आपने इनका पक्ष लेने की कोशिश की तो आपको भी इस घर से बाहर कर दूंगी। ये सुनकर रेशमा की आंखों से आंसू छलक आते हैं और ना चाहते हुए भी उसे दरवाजा बंद करना पड़ता है। फिर अर्पिता व्हील चेयर पर अपने पति और कंधे पर सामान लेकर इधर उधर भटकने लगती है और फिर उसे पानी पिलाती है। अब क्या होगा अर्पिता? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम अपने घर क्यों नहीं चल रही हो? नहीं राहुल जी, मैं वहाँ नहीं जा सकती। मम्मी पापा के जाने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी एनजीओ में चली गई है, जिस पर मेरा कोई हक नहीं है। हम खाली हाथ हैं। मेरे पास एक अंगूठी है, मैं उसे बेचकर किराए पर एक कमरा ले लेती हूँ। पर मैंने सोचा है बचे हुए पैसों से मैं रंग बिरंगे कागज लेकर पतंग बनाकर बेचूंगी। मुझे वो बहुत अच्छे से बनानी आती है। ये तो बहुत अच्छी तरकीब है। फिर काली अर्पिता अपनी अंगूठी बेचकर एक किराए का कमरा लेती है, जहाँ पर वो अपना जीवन व्यतीत करती है। फिर बचे हुए पैसों से रंग बिरंगे कागज लाकर आकर्षित करने वाली पतंग बनाने लगती है और उन्हें बेचती है। आइए आइए, रंग बिरंगी पतंग लीजिए, सिर्फ 10 रुपए की एक पतंग। और यहाँ पर व्यंजन से जुड़ी हुई अद्भुत पतंग है, जो देखने में बहुत ही सुंदर है। आइए आइए। अरे वाह, आपकी पतंग तो बहुत अच्छी है, पर महंगी दे रही हो। 5 रुपए की एक पतंग कर लो। ठीक है, आप इतना ही दे दीजिए। फिर अर्पिता कुछ पतंग घाटे में बेच देती है और कुछ बेचती ही नहीं है। 2 महीने उसे बहुत घाटा होता है। फिर मकर संक्रांति के अवसर पर भी कुछ लोग पतंग उड़ाते हैं, जिससे उसकी पतंग फिर से धीरे धीरे बिकने लगती है और उसके घर की स्थिति सुधरने लग जाती है। और अर्पिता की पतंगों की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो लाखों रुपए में पतंगों की सप्लाई करती थी, जिससे वो अमीर हो जाती है। वहीं दूसरी ओर कनिष्का का पति धीरे धीरे जुआ खेलने लग जाता है, जिसकी लत से घर बर्बाद हो जाता है और वो लोग रोड पर आ जाते हैं। फिर एक दिन भीख मांगते मांगते कनिष्का और उसका पति उसके बड़े से पतंग के स्टोर के बाहर होते हैं। अरे मैडम जी, थोड़े से पैसे दे दीजिए। 2-4 दिन से कुछ खाया नहीं है, न मैंने न मेरी माँ जी ने। जेठानी जी और माँ जी, आप सबकी क्या हालत हो गई। अर्पिता, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। उसी का फल मुझे ऐसे मिला है। मेरे पति की भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, जो ऐसा हो गया। माफ कर दो। बहू, मुझे भी माफ कर दे, मैं उस वक्त तेरा साथ नहीं दे सकी। उठिए आप सब, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको इस तरह से नहीं रहने दूंगी। मेरे साथ मेरे घर चलिए। हाँ हाँ, आप सब आइए ना। इस तरह घमंडी जेठानी को अपने किए का सबक मिल जाता है और काली देवरानी बड़ा दिल करके सबको अपने नए घर में रखती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। पंडित जी, आप तो मेरे बेटों के लिए ऐसी लड़कियों का रिश्ता बताइए जिससे शादी करने के बाद मेरे बेटे फिर कभी 7 समंदर पार ना जाएं। गायत्री जी, जैसी बहू आपको चाहिए वैसी कुछ लड़कियों की तस्वीरें मैं अपने साथ लेकर आया हूँ, आप देख लीजिए। गायत्री लड़कियों की तस्वीरें देखने लगती है, तभी उसका छोटा बेटा अनुज वहाँ आ जाता है। अनुज बेटा, अच्छा हुआ तू आ गया। जल्दी से तस्वीर देखकर बता, तेरे भाइयों के साथ इनकी जोड़ी अच्छी लगेगी। मगर मम्मी, आपको नहीं लगता आप ये सब करने में जल्दबाजी कर रही हैं? भैया पिछले 7 सालों से यूएस में रह रहे हैं। कल मेरे चारों भाई यूएस से वापस आने वाले हैं, उसके बाद उनसे शादी की बात करना।
पंडित जी, मेरे बेटे के आने तक ये रिश्ते पेंडिंग में रख दीजिए। उसके बाद गायत्री और अनुज खा पी कर सो जाते हैं। तभी आधी रात को दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे, ये इतनी रात के कौन कुकर कुंडी खड़कावत है? पता नहीं इतनी रात को कौन हो सकता है। जैसे ही गायत्री दरवाजा खोलती है तो उसके सामने उसके चारों बेटे अपनी 4 अंग्रेजन पत्नियों के साथ खड़े होते हैं। ये नजारा देखकर गायत्री की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो अपनी चारों अंग्रेजन बहुओं को घूरने लगती है। तभी लिया अपने पति दीपेंद्र से कहती है, दीप डार्लिंग, तुम्हारी माँ हम चारों को ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रही है? या बीबी, माँ तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे छोटे छोटे कपड़ों को देख रही है, क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ पर इस तरह के कपड़े नहीं चलते। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? ये सब क्या है? कारे दीपेंद्र, हम तुम चारों को यही सब करने के लिए यूएस भेजे रहे हैं कि तुम चारों गोरी मैडम से लव मैरिज करके ले आओ। माँ, आप तो हम चारों भाइयों पर ऐसे भड़क रही हो जैसे हम इनसे शादी करके नहीं बल्कि 7 समंदर पार से भगा कर लाए हैं। अपनी सास को गुस्से में भड़कता हुआ देख लारा गुनगुनाते हुए कहती है, 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, जुल्मी मेरी जान, जुल्मी मेरी जान, तेरे कदमों के नीचे आ गई, 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। मम्मी जी, प्लीज फॉरगिव मी एंड गिव मी द वन चांस फॉर गॉड्स सेक। अरे मेरी महान औलादों, तुम चारों के मुंह में दही जम गई है क्या? अरे तुम में से कोई मुझे बताएगा कि ये अंग्रेजी में क्या खिटपिट कर रही है? माँ, ये आपसे माफी मांग रही है और कह रही है कि आप इन्हें एक मौका दे दीजिए। माँ, अब तो शादी हो चुकी है और देखो तो भाई भी इनके साथ कितने खुश है, अब जाने भी दो। इसके बाद गायत्री अपनी चारों अंग्रेजन बहुओं का गृह प्रवेश कराती है और लारा मन में कहती है, ब्लडी इंडियन पीपल्स, इन्हें पटाना तो लारा के लिए 1 मिनट का काम है, बिकॉज ऑफ ये होते ही इमोशनल फूल हैं। अपनी चारों अंग्रेजन बहुओं के आने के बाद गायत्री अपने सबसे छोटे बेटे की शादी चांदनी से कर देती है, जो कि बहुत ही काली होती है। और गायत्री चांदनी का गृह प्रवेश करती है तो वहीं उसकी चारों अंग्रेजन जेठानी आपस में बातें करती हैं। लुक एट दिस लेडी, हमारी ये देवरानी कितनी खाली कलूटी है, मुझे तो देखकर इसे घिन आ रही है। भगवान की दया से मेरे 5 बेटों का घर बस गया है, इसलिए मैं कल तीरथ पर जा रही हूँ। चांदनी बहू, लारा, कृष्ण लीला और रोजी रोटी बहू, मेरे जाने के बाद तुम 5 इस घर का ख्याल रखना। वो तो ठीक है मम्मी जी, बट मेरा नाम ओनली रोजी है, आई एम नॉट रोजी रोटी। एंड ऑल्सो मम्मी जी, मेरा नाम क्रिस्टीना है, क्रिस प्लस टीना, क्रिस्टीना। अरे बहू, तुम चारों का नाम इतना भारी भरकम है कि मुझे याद ही नहीं रहता। मेरे लिए अंग्रेजी बिल्कुल काला अक्षर भैंस बराबर है, मुझे तो बस चांदनी बहू का नाम याद रहता है। ये सुनकर चारों अंग्रेजन बहुएं चिढ़ जाती हैं और गायत्री तीर्थ के लिए चली जाती है। जिसके बाद लिया, लारा, क्रिस्टीना और रोजी एक कमरे में बैठकर गॉसिप कर रही होती हैं। लेडीज, इट्स टाइम टू शो आवर रियल फेस। हाँ, वक्त आ गया है जब हम अपनी काली कलूटी देवरानी को उसकी औकात दिखाएं। चारों अंग्रेजन बहुएं झुंड बनाकर किचन में आती हैं और जहां चांदनी खाना बना रही होती है। अरे जेठानी जी, आप चारों यहाँ? खाना बस बन गया है, मैं ला ही रही थी। बट ये हम चारों को खाना नहीं खाना है। तुम हिंदुस्तानियों को ये 2 कौड़ी के दाल चावल बनाने के सिवा और कुछ नहीं आता। ये तुमने बनाया है ना, मगर खिलाएंगे हम तुम्हें। ऐसा कहकर चारों अंग्रेजन घमंडी जेठानियां गर्मा गर्म दाल चावल बेचारी चांदनी को जबरदस्ती करके खिलाने लगती हैं, जिस कारण उसका मुंह जल जाता है और उसकी आंखों के दर्द से आंसू बहने लगते हैं। Come on, taste it. लिया, leave it. हमारे हस्बैंड आ चुके हैं। Now listen to me carefully. ब्लैक बर्गर, अगर तुमने किसी के सामने भी अपना मुंह खोला, so we will do this again and again. मैं वादा करती हूँ जेठानी जी, मैं किसी को कुछ भी नहीं कहूंगी, मुझे जाने दीजिए।
इसी तरह से वक्त बीतता है। काले होने की वजह से चांदनी को अपनी चारों अंग्रेजन जेठानियों के जुल्म सहने पड़ते हैं। अब 15 अगस्त आने वाला होता है। चांदनी, क्या बात है? मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से तुम बहुत ही खोई खोई सी रहती हो। भाभीियों का बर्ताव तुम्हारे साथ ठीक तो है ना? नहीं अनुज जी, कुछ भी ठीक नहीं है। मैं आपको कैसे बताऊं कि मुझे हर दिन अपनी अंग्रेजन जेठानियों के जुल्म सहने पड़ते हैं। कैसे बताऊं कि मुझ पर क्या बीतती है, मगर मेरे एक सच बताने के कारण इस घर की खुशियां बर्बाद हो जाएंगी। मैं जानती हूं कि आप अपने चारों भाइयों से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती कि उनका बसा बसाया घर उजड़े। इसलिए मेरे चुप रहकर ये सब सहने में ही सबकी भलाई है। अच्छा सुनो, मैं 15 अगस्त पर तुम्हारे पास नहीं होऊंगा, क्योंकि अगले कुछ दिनों के लिए हम पांचों भाई काम के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं। अनुज की ये बात चांदनी की चारों अंग्रेजन जेठानी सुन लेती हैं और 15 अगस्त पर अपनी काली देवरानी को परेशान करने का प्लान बनाती हैं। और 15 अगस्त की सुबह सुबह वो चारों तिरंगे रंग का पेंट और जूते पहनकर चांदनी को दिखाते हुए उसे चढ़ाती हैं। सरप्राइज! हैप्पी इंडिपेंडेंस डे हमारी काली देवरानी। बताओ कैसा लग रहा है हमारा ड्रेसअप? जेठानी जी, ये आप चारों ने क्या पहना हुआ है? अरे जिस तिरंगे को सर पर लहराना चाहिए उसे आप चारों ने पैरों के जूते बनाकर पहन रखा है। हमारी मर्जी। वेल, आज तुम्हें हम चारों के लिए 15 अगस्त पर हमारी कंट्री का कॉन्टिनेंटल खाना बनाना है। ठीक है, मैं बना दूंगी। ओह ब्लैक पपाया, मेरी बात पूरी नहीं हुई। तुमको हमारे लिए कॉन्टिनेंटल खाना तो बनाना है, बट उसमें फूड कलर से, यानी कि ऑरेंज, ग्रीन एंड व्हाइट से हर फूड पर इंडियन फ्लैग बनाना है। मेरी ये चारों अंग्रेजन जेठानी करना क्या चाहती हैं? अच्छा, अब समझ में आया। मुझसे खाने पर तिरंगा बनवाना चाहती हैं और मुझे दिखाकर उसे कूड़े में फेंककर मेरे देश का, मेरे तिरंगे का अपमान करना चाहती हैं। मगर मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। ठीक है, आप चारों जाइए, मैं खाना बना कर लाती हूँ। जब खाना बन जाए तो आज हमारी खाने की टेबल बाहर गार्डन में लगाना, हम वहीं खाना खाएंगे। चांदनी अपनी चारों अंग्रेजन जेठानियों के लिए कॉन्टिनेंटल खाना बनाकर उन्हें परोसती है, मगर उसमें तिरंगा ना बना हुआ देखकर चारों गुस्से में तिलमिला उठती है और सारा खाना बेचारी काली बहू के ऊपर फेंक देती है। और जब इतने से भी उनका मन नहीं भरता तो क्रिस्टीना चांदनी को खींचकर चांटा मार देती है। हाउ डेयर यू दो कौड़ी की काली खलूटी, तू खुद को समझती क्या है? तूने खाने में तिरंगा क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मैं अपनी आंखों के सामने अपने देश के तिरंगे की बेइज्जती होता नहीं देख सकती। आप चारों को क्या पता, इस तिरंगे के लिए इस देश के लाखों देशभक्तों ने खुद को कुर्बान कर दिया। वो अंग्रेज ही थे जिसने सालों तक हमारे देश पर राज किया और हमें ही हमारे देश में गुलाम बनाकर रख दिया। सोने की चिड़िया था हमारा भारत, मगर अंग्रेजों ने उसे खोखला बना दिया। फिर भी हम हिंदुस्तानी आज भी उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि ये भारत है। यहाँ अतिथि देवो भव का सिद्धांत है। ये ऋषियों की भूमि है। 15 अगस्त 1947 को इस देश का हर हिस्सा स्वतंत्र सेनानियों ने अपने खून देकर खरीदा है। मगर 15 अगस्त का अर्थ आप चारों को क्या पता? इस देश की होती तो पता चलता। अपनी देवरानी के समझाने पर चारों अंग्रेजन बहू को 15 अगस्त का मतलब पता चलता है और वो कहती हैं, वी आर रियली सॉरी चांदनी, हमें नहीं पता था कि 15 अगस्त क्या होती है, बट आज तुमने हमें बताया। इन वी आर रिस्पेक्ट टू इंडिया। चारों अंग्रेजन जेठानियां अपने किए पर पछताते हुए अपनी काली देवरानी से माफी मांगकर 15 अगस्त के दिन घर के आंगन में झंडा फहराकर जनगण मन गाती हैं। अंग्रेजन बहुओं को तिरंगे की इज्जत करता देखकर लोग उनकी बड़ाई करते हैं।